बाजार रिएक्ट करता है वो दिखेगा। जल्दी से आपके सामने ट्रिगर्स भी रखने की कोशिश करते हैं Q2 जीडीपी के नंबर्स के साथ साथ आज हमारे सामने जो नवंबर ऑटो सेल्स के नंबर्स हैं वो भी आएंगे, वो भी मैं सुबह से समझूंगा। लेकिन उससे पहले सुगंधा जी हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। सुगंधा मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका मनी 9 पर। सुगंधा मैम, आप मुझे सुन पा रही हैं? Yes, good morning, Sandeep ji. Thanks for having me on your show. I think there was some audio disruption in between. कोई बात नहीं मैम। मैम, आपने ग्लोबल संकेत भी देखे हैं कि रिकॉर्ड हाईस के आसपास हमने देखा कि यूएस के मार्केट्स पहुंचते हुए दिखे हैं। क्लोजिंग इनफैक्ट एसएनपी की तो रिकॉर्ड हाई पे हुई है, एफआईएस की फिर से बिकवाली का नंबर है। और तीसरी बात यह है कि हमारे लिए जो जीडीपी ग्रोथ के नंबर्स हैं वो एक चिंता का सबब है। करीब 2 साल के लो पर हमारी जो जीडीपी ग्रोथ है वो पहुंचती हुई दिखी है। तो इस पूरे सिनेरियो में आज मार्केट की ओपनिंग और ये जो जीडीपी के नंबर्स आपने देखे ना, उस पर आपकी पहली प्रतिक्रिया मैम? बात करी, ग्लोबल क्यूज काफी पॉजिटिव हैं। एसएनपी ने काफी सिग्निफिकेंटली रिकॉर्ड हाई पे क्लोजिंग दी है। सो ये मोमेंटम जो नवंबर में हमने यूएस के टेक स्टॉक्स में स्पेशली आते हुए देखा है, मुझे लगता है इसका इफेक्ट डोमेस्टिक मार्केट पे भी देखने को मिलेगा। एशियन मार्केट्स में भी अगर हम देखें तो जो क्यूज निकल के आ रहे हैं वो स्लाइटली पॉजिटिव है। गिफ्ट निफ्टी इज आल्सो इंडिकेटिंग अ स्लाइटली पॉजिटिव स्टार्ट। इवन दो जीडीपी नंबर्स की अगर हम बात करते हैं, सो दे हैव स्लिप्ड टू अ 7 क्वार्टर लो ऑफ 5.4% as compared to 8.1% in the corresponding period last year. So मुझे लगता है ये slightly concern का मैटर है। इसके साथ साथ जैसे कि आपने भी मेंटेन किया, FIS ने दोबारा से पिछले 2 सेशंस में बिकवाली करी है। पिछले 3 दिन हमने देखा कि FIS ने एक रिवर्स ट्रेंड दिखाया, FIS की बाइंग निकल के आई जो एक पॉजिटिव ट्रिगर था मार्केट के लिए। पर पिछले 2 सेशंस में दोबारा से उन्होंने सेलिंग करी है। और अगर हम ओवरऑल भी अगर हम मंथ का भी पूरे डेटा देखते हैं तो ऑलमोस्ट 21,600 करोड़ की सेलिंग हमने नवंबर में आते हुए देखी है और अक्टूबर में भी ऑलमोस्ट 94,000 करोड़ की सेलिंग थी। सो ये थोड़ा सा चिंता का विषय जरूर है। मुझे लगता है इसी वजह से बहुत ज्यादा बुलिश सेंटिमेंट्स नहीं परसिस्ट कर पाएंगे मार्केट में। मैंने टाइम एंड अगेन ये मेंटेन किया है कि मार्केट यहाँ से जरूर एक रिबाउंड देखने को मिल रहा है, बट बहुत तेजी भी मुझे यहाँ से नजर नहीं आ रही है। बट वहीं अगर हम पॉजिटिव क्यूज की तरफ देखें तो डॉलर इंडेक्स हैज स्लिप्ड टू अ 2.5 वीक लो, जहां 108 मार्क को डॉलर इंडेक्स ने रिसेंटली टेस्ट किया। इट इज ट्रेडिंग बिलो 106 मार्क। एंड अगर हम क्रूड की तरफ भी नजर करते हैं तो लास्ट वीक देयर वाज अ डिक्लाइन ऑफ ऑलमोस्ट 3%। सो ये सारे कुछ हद तक पॉजिटिव क्यूज निकल के आ रहे हैं। सो आई थिंक अ मिक्स्ड बैग ऑफ फैक्टर्स, जिसकी वजह से मुझे लगता है 23,900 मार्क बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा। मैंने पिछले शो में भी मेंटेन किया था, मुझे हाई लेवल से कुछ प्रेशर नजर आ रहा था, बट 23,900 मार्क आई मेंटेन कि वहां से मुझे लगता है बाइंग नजर आएगी। और पिछले सेशन में हमने काफी स्ट्रॉन्ग रिबाउंड आते हुए देखा है। आज के सेशन की अगर हम बात करें तो मुझे लगता है 24,150 के ऊपर अगर निफ्टी सस्टेन करता है तो एक फर्दर पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल सकता है, व्हिच कैन टेक इट हायर टुवर्ड्स लेवल ऑफ अराउंड 24,350 मार्क। वहीं अगर हम बैंक निफ्टी की भी बात करते हैं तो मुझे लगता है 52,600 660 एरिया के ऊपर पिछले सेशन में सस्टेन नहीं कर पाया था मार्केट। और मुझे लगता है जब तक ये सस्टेन नहीं होगा फर्दर रैली भी देखने को नहीं मिलेगी। बट यस, आउटलुक थोड़ा पॉजिटिव ही इमर्ज हो रहा है। मुझे लगता है 51,900 51,800 लेवल्स एक शॉर्ट टर्म में सपोर्ट एरिया है। एज लॉन्ग एज दीज होल्ड, मुझे लगता है यहाँ से बाइंग इंपल्स देखने को मिल सकता है एंड इट कैन टेक बैंक निफ्टी हायर अगेन टुवर्ड्स लेवल ऑफ अराउंड 52,660 लेवल्स। अगर 52,660 के ऊपर बैंक निफ्टी सस्टेन कर पाता है, आई थिंक 53,200 तक की भी रैली देखने को मिल सकती है। मुझे लगता है HDFC बैंक में जिस तरीके से हमने स्ट्रॉन्ग गेन्स आते हुए देखे हैं पिछले कुछ सेशंस में, ये एक बहुत पॉजिटिव ट्रिगर है। SBI में भी अगर हम देखें तो अदानी ग्रुप की न्यूज के बाद एक स्लम्प देखने को मिला था, बट वहां से हमने एक अच्छा रिबाउंड आते हुए देखा है। SBI भी अगर 860 मार्क के ऊपर सस्टेन करता है तो मुझे लगता है 950 980 तक की रैली हम आने वाले कुछ महीनों में देख सकते हैं। सो ये भी एक पॉजिटिव ट्रिगर रहेगा फॉर बैंक निफ्टी। सो मुझे लगता है बाय ऑन डिप्स की ही स्ट्रैटेजी रखना अभी बेटर रहेगा एज लॉन्ग एज 23,900 मार्क इज होल्डिंग। बट वहीं अगर मैं ग्लोबल क्यू की बात करूं तो यहाँ पर एक कंसर्न जरूर बन रहा है। जापान की साइड से कुछ हद तक इंडिकेशंस निकल के आ रही है कि वो रेट हाइक कर सकते हैं, बिकॉज वहां अगर हम देखें तो कंज्यूमर प्राइसेस हैव इंक्रीज स्लाइटली। सो ये एक स्लाइटली कॉज ऑफ कंसर्न है। इवन तो उनका रिटेल सेल्स डेटा काफी नेगेटिव रहा है, ये एक स्लाइटली डविश फैक्टर है। सो मिक्स बैग ऑफ फैक्टर्स। वहां पे अक्टूबर की इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का डेटा भी देखे तो वो भी स्लाइटली वीक रहा है, बट उन्होंने मेंटेन किया है कि दे कैन कंसिडर अ रेट हाइक। सो दैट कुड बी अ कॉज ऑफ ट्रिगर, बिकॉज लास्ट टाइम भी अगर हम देखें
तो जब जापान ने रेट हाइक किए थे, हमने बहुत ज़्यादा आउटफ्लोज आते हुए देखे थे इंडियन मार्केट से भी, और इसी वजह से हमने काफ़ी प्रेशर भी बनते हुए देखा था। सो ये एक स्लाइटली कॉज ऑफ कंसर्न है, बट येस, अभी अगर हम क्यूज की बात करें और लेवल्स की बात करें, as long as 23,900 mark is holding on a closing basis, मुझे लगता है बाय और डिप्स ही स्ट्रैटेजी रखना बेटर रहेगा। सुगंधा जी, हाय, मैं सुयश महेश्वरी, थैंक यू हमारे साथ मनी नाइन पे जुड़ने का। मेरा एक सवाल है, 6 दिसंबर को आरबीआई का फाइनली डिसीजन आएगा। अब अगर आप लास्ट उनकी कमेंट्री देखें तो आरबीआई को इन्फ्लेशन को लेके अभी भी बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है, बट मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या हमें हेडलाइन इन्फ्लेशन नंबर्स देखना चाहिए या फिर कोर पे फोकस करना चाहिए, बिकॉज एनर्जी और फ्यूल प्राइसेस जो है वो इतने वॉलेटाइल है एंड फूड प्राइसेस हैव बीन रादर अ स्पॉइल स्पोर्ट इस पूरे उसमें। और अब स्पेशली जहां पे प्राइवेट कंजम्पशन, ओवरऑल कंजम्पशन रादर कम होता हुआ दिख रहा है, अगर रेट कट नहीं हुआ तो फिर वो कैसे वापस आएगा, राइट? बिकॉज अल्टीमेटली रेट कट से आपके क्या कहते हैं ईएमआईज कम होंगे लोगों के, तो शायद वो वहां पर कंजम्पशन को बूस्ट मिल सकता है। Certainly, मुझे लगता है एक रेट कट बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अभी इंडियन इकोनॉमी को, बिकॉज अगर हम देखें तो रूरल डिमांड काफ़ी वीक हो रही है, अर्बन डिमांड भी अभी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग निकल के नहीं आ रही है। सो मुझे लगता है रेट कट एक बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है मार्केट की, जिससे क्रेडिट को बूस्ट मिलेगा, डिमांड कंजम्पशन पिकअप करेगी। अगर हम जीडीपी ग्रोथ के नंबर्स भी देखें तो काफ़ी डिसमल रहे हैं, सो आई थिंक इकोनॉमी को एक बूस्ट चाहिए जो एक आरबीआई रेट कट से दे सकता है। सो काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं मार्केट की एक रेट कट आए, बट अभी उम्मीदें मुझे नहीं लगता कि पूरी होंगी, बट यस, जरूर उम्मीदें जरूर बनी हुई है। सो इफ आरबीआई कम्स आउट विद अ रेट कट ऑफ अराउंड 25 बेसिस पॉइंट, मुझे लगता है काफी अच्छा बूस्ट मिलेगा मार्केट्स को। सो काफी ज्यादा नजर रहेगी, बिकॉज ग्लोबली भी अगर हम देखें तो मेजर सेंट्रल बैंक्स हैव बीन कटिंग रेट्स, बट इंडिया में आरबीआई हैज बीन मेंटेनिंग अ हॉकिश स्टांस, इवन दो दे हैव गिवन सम हिंट्स दैट दे कैन कम आउट विद अ रेट कट। बट अभी मार्केट की ज्यादातर उम्मीदें बनी हुई हैं कि फर्स्ट क्वार्टर ऑफ नेक्स्ट ईयर में ही फर्दर रेट कट आएगा। सो अभी बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं बन रही हैं, बट यस, मार्केट की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट जरूर है एक रेट कट के लिए। खास तौर पर जिस तरह के जीडीपी के नंबर्स आए हैं उसके बाद तो उम्मीदें और भी बढ़ गई हैं कि आरबीआई के ऊपर अब अगले साल के पहले क्वार्टर में रेट कट का जो प्रेशर है वो बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ दिखा है। मैम, आपने एचडीएफसी बैंक की बात करी, आपने एसबीआई की बात करी, वो तो बैंक निफ्टी पे ज्यादा इंपैक्ट डालते हुए देखेंगे, हालांकि निफ्टी का भी पार्ट है, लेकिन निफ्टी के लिए मैम रिलायंस बहुत इंपॉर्टेंट है। और रिलायंस को लेकर हमारे दर्शक ने सवाल पूछा भी है, संताई साहा जी ने, वो कह रहे हैं कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड बाइंग 1283 नेक्स्ट 15 डेज व्यू प्लीज। और इनफैक्ट रिलायंस में इसलिए भी पूछ रहा हूं मैम क्योंकि अगर आप फ्राइडे का सेशन देखेंगे तो ऑलमोस्ट 0.2% की तेजी लेकर डे हाई के आसपास जाकर रिलायंस इंडस्ट्रीज में हमने देखा है कि जो क्लोजिंग है वो देखने को मिली है। बहुत टाइम से ये वीक था, लेकिन फ्राइडे की जो क्लोजिंग है और जिस तरह से बाजार ने भी परफॉर्म किया है, क्या रिलायंस अब इस हफ्ते बाजार की तेजी को लीड करता हुआ दिखेगा आज के लिए और अगले 15 दिन के लिए? क्या व्यू है मैम? नहीं हूँ, बट यस, अगर यहाँ पर 1300 के ऊपर एक क्लोजिंग देखने को मिल जाती है तो एक फर्दर अपटिक देखने को मिल सकती है टुवर्ड्स लेवल ऑफ अराउंड 1380। काफी ज्यादा हमने ऑलरेडी करेक्शन एंड कंसोलिडेशन आते हुए देख ली है, सो मुझे लगता है बट 1300 के लेवल पे नजर रखने की जरूरत होगी। इन केस 1300 मार्क इज कन्विंसिंगली ब्रीच्ड ऑन अ क्लोजिंग बेसिस, 1380 1400 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। सो यस, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी रखें, और यहाँ पर मुझे लगता है जब तक 1250 मार्क होल्ड कर रहा है, बाय और डिप्स करना ही प्रेफरेबल रहेगा। ठीक है, तो 1250 आप कह रही हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है रिलायंस इंडस्ट्रीज की, जहां तक बात है तो अगर 1300 का लेवल पार हुआ और उसके ऊपर क्लोजिंग होती है तो 1380 1400 तक के जो लेवल्स है वो भी देखने को मिल सकते हैं। मैम, इसके साथ साथ एक एंजल वन को लेकर भी हमारे दर्शक हैं वो सवाल पूछ रहे हैं। आदित्य कुमार जी कह रहे हैं, गुड मॉर्निंग सर, एंजल वन स्टॉक का व्यू एंड एंट्री लेवल क्या है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिहाज से? इनफैक्ट संदीप जी, एज अ डिस्क्लोजर, हमने भी अपने क्लाइंट्स को एंजल वन रिकमेंड किया है रिसेंटली। एफएनओ में इंक्लूजन के बाद हमने इसमें अच्छे गेन्स बनते हुए देखे। इनफैक्ट इट हैज गिवन अ ब्रेकआउट अबव अ क्लियर पेनिंग पैटर्न ऑन डेली चार्ट्स, सो मुझे लगता है यहाँ पर बाइंग की जा सकती है ऑन स्मॉल डिप्स एट लेवल्स ऑफ अराउंड 2850 लेवल्स आप बाइंग कर सकते हैं। स्टॉप्स रखे 2650 का, और हायर साइड में मुझे लगता है 3300 3400 तक के लेवल्स भी आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। सो इट्स अ कंस्ट्रक्टिव व्यू ऑन दिस स्टॉक, और एफएनओ में इंक्लूजन के बाद मुझे लगता है ट्रेडिंग वॉल्यूम्स भी इसमें यहाँ पर इम्प्रूव हो सकती है। सो एक बाय की ही स्ट्रैटेजी रखना इसमें प्रेफरेबल रहेगा। ठीक है, तो बाइंग की जो एक स्ट्रैटेजी है वही स्टॉक में लेकर आप चलें तो ज्यादा बेटर रहेगा एंजल वन की जहां तक बात है। तो बहुत सारी खबरें भी हैं मैम, स्टॉक्स जो कि आज खबरों के दम पर रिएक्ट करते हुए देखेंगे, मैं उस पर भी फोकस करना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले बाजार खुलने वाले हैं, मार्केट्स में किस तरह का एक्शन देखने को मिलेगा वो भी आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे।
और उसके साथ साथ कुछ खबरों वाले शेयर हैं जो कि आपके सामने हम रखते चलते हैं। उसमें मैं सुजस के पास भी चलूंगा, ऑटो नंबर्स जो आए हैं वो भी उनसे समझने की कोशिश करूंगा किस तरह के नंबर्स आए हैं। लेकिन उससे पहले मैम, आज एक सिप्ला में ब्लॉक डील हो सकती है। प्रोमोटर ग्रुप ब्लॉक डील के जरिए कुछ 0.25% अपना स्टेक बेच सकता है। 1442 रुपए का जो फ्लोर प्राइस है वो तय किया गया, जो कि फ्राइडे की क्लोजिंग से 6% के डिस्काउंट पे है। 2000 करोड़ रुपए के आसपास की ये ब्लॉक डील हो सकती है। प्रोमोटर्स करीब 31% होल्ड करते हैं। वो लगातार एग्जिट करने की यहाँ पे योजना बनाई रहे हैं, कोई डील नहीं हो पाई, लेकिन अब ब्लॉक डील में करीब 0.2% स्टेक वो बेचते हुए दिखेंगे। तो सिप्ला को लेकर मैम क्या व्यू है? आज ये जो ब्लॉक डील हो रही है, क्या उसके बाद अगर डिप्स पे मिलता है तो किसी को खरीदारी करनी चाहिए? देखिए, तो पिछले सेशन में हमने काफी ज्यादा फार्मा स्टॉक्स में गेन्स आते हुए देखे हैं, काफी ज्यादा लॉन्ग बिल्डअप देखने को मिला है। सिप्ला में भी मुझे लगता है एक साइडवेज ट्रेड अभी बना हुआ है, पर जब तक 1400 का लेवल होल्ड कर रहा है, इट्स अ बाय ऑन डिप्स, पर मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग गेन्स तो नजर नहीं आ रहे हैं। बट यस, एक स्लाइट पॉजिटिव मोमेंटम जरूर देखने को मिल सकता है। सो अगर आपका फार्मा स्टॉक्स की तरफ या सिप्ला की तरफ काफी ज्यादा रुझान है तो सर्टेनली बाइंग कर सकते हैं। बट मुझे लगता है अभी इससे बेटर स्टॉक्स भी फार्मा सेक्टर में अवेलेबल है। बीट डॉक्टर रेड्डी, सन फार्मा, मुझे वहां पर ज्यादा एक अच्छा मोमेंटम बनते हुए दिख रहा है। सिप्ला मुझे लगता है एक साइडवेज ट्रेडिंग जोन में ही अभी स्लाइड फॉर द टाइमिंग स्टक रहेगा। बट यस, ट्रेंड पॉजिटिव ही नजर आ रहा है एज लॉन्ग एज 1400 मार्केट होल्डिंग। सो यहाँ पर आप 1500 के आसपास बाइंग कर सकते हैं। 1650 तक के टारगेट्स रहेंगे, बट स्लाइटली मुझे लगता है ये अगले क्वार्टर में ही देखने को मिलेंगे ये लेवल्स। अभी स्लाइटली साइडवेज रहेगा। Keep a stop loss of 1390 on a closing basis and look for targets of around 1650 on the high side. 1390 का स्टॉप लॉस, ऊपर में 1600 1650 तक के जो टारगेट्स हैं वो सिप्ला के स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। इस बीच जो शुरुआती टिक्स आए हैं उसमें अगर आप देखेंगे तो निफ्टी आपको 150 पॉइंट नीचे नजर आएगा। 24,000 के नीचे का लेवल दिख रहा है, 23,974 के आसपास है। 79,400 का लेवल फिलहाल सेंसेक्स पे दिख रहा है। 400 अंकों से ज्यादा की गिरावट यहाँ पे भी देखने को मिल रही है। तो आधा % नीचे आपको सेंसेक्स नजर आएगा और 0.25% के आसपास की गिरावट निफ्टी में भी फिलहाल देखने को मिल रही है। तो जैसा ग्लोबल संकेत है और गिफ्ट निफ्टी जैसा इंडिकेट कर रहा था, उसके विपरीत हम देख रहे हैं कि आज इंडियन मार्केट्स में जो शुरुआत है वो होने के संकेत दिख रहे हैं। हालांकि मार्केट कहाँ सेटल होता है, ओपनिंग कहाँ होगी, उस पर बातचीत करेंगे, लेकिन सेटल हो जाए बाजार एक बार 9-7 के आसपास, फिर मैं सुगंधा जी से पूछूंगा कि आज के लिए किस तरह की रणनीति अपना सकते हैं। एक बार जल्दी से अदानी ग्रुप की बात कर लेता हूं, फिर मैं सुयश के पास चलूंगा, ऑटो सेल समझेंगे। मैम, अदानी ग्रुप पे भी बातचीत करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लगातार पिछले हफ्ते हमने देखा है कि न्यूज फ्लो काफी ज्यादा था इस पूरे ग्रुप को लेकर। पिछले 3 दिन से लगातार हम देख रहे हैं पॉजिटिव क्लोजिंग देखने को मिल रही है। अब जो न्यूज फ्लो है वो आपके सामने रख देता हूँ, फिर आप बताइए कि आपकी राय क्या है इस पूरे ग्रुप को लेकर। एक तो जो यूएस एसईसी की ओर से जो रिश्वतखोरी का आरोप लगा था, उसके बाद पहली बार गौतम अदानी साहब ने जो एक प्रतिक्रिया है वो जारी की है, अपनी सफाई दी है, जिसके बाद उन्होंने कहा है कि ये जो हर तरह के जो आरोप लगते हैं, जब भी कोई नया आरोप लगता है तो उससे हम और मजबूत होकर उभरते हैं। ऐसे कुछ रुझान इस बार भी देखने को मिला है। तो पहली प्रतिक्रिया उनकी ओर से आती हुई दिखी है। फिर अदानी एंटरप्राइजेस ने एक एक्विजिशन भी किया है, एवी सर्व एंड एवी ग्राउंड में 99% स्टेक इन्होंने खरीदा है। और दूसरी बात यह कि इनके लिए बांग्लादेश के से भी एक राहत की खबर आती हुई दिखी है। बांग्लादेश की जो ग्रुप के साथ डील हुई थी उस पर दोबारा बातचीत की पेशकश की गई है। कोर्ट का जो फैसला आना है उससे पहले बातचीत की यहाँ पे जो खबरें हैं वो निकल कर सामने आ रही हैं। फरवरी में जांच के बाद ही बांग्लादेश कोर्ट देगी डील पर फैसला। तो उस लिहाज से ये जो डेवलपमेंट्स हैं सारे ही ये इंडिकेट कर रहे हैं कि आज भी शायद अदानी ग्रुप को लेकर कोई नेगेटिव मूड माहौल तो नजर नहीं आ रहा है। 3 दिन की तेजी हमने देखी, 2 लाख करोड़ रुपए के आसपास का मार्केट कैप जुड़ा है पूरे ग्रुप में। आप कैसे देखते हैं मैम, कोई स्टॉक का जो अगर कोई हमारा व्यूअर देख रहा है जो हाई रिस्क टेकर है, कौन से स्टॉक्स में आप एंटर करने की राय देंगी, भले डिप्स पर? जी, मैंने लास्ट शो में भी मेंटेन किया था, मुझे अदानी पोर्ट्स एंड अदानी पावर में यहाँ से एक अच्छा मोमेंटम बनते हुए दिख रहा है। लास्ट सेशन में अगर हम देखें तो अदानी पोर्ट्स में हमने अच्छे गेन्स देखे हैं। इनफैक्ट अदानी ग्रीन में भी स्ट्रॉन्ग गेन्स देखने को मिले हैं। बट अगर मैं प्रेफर करूँ तो मैं आई वुड स्टिल गो विद दोज पिक्स ओनली, अदानी पोर्ट्स एंड अदानी पावर। अदानी पोर्ट्स में अगर हम देखें तो 990 मार्क पर एक अच्छा पेस बना है। सो यहाँ पर ऑलरेडी कुछ गेन्स बनते हुए हमने देखे हैं आफ्टर द रीसेंट स्लैम। सो मुझे लगता है थोड़ा सा दोबारा से डिप्स की वेट करना प्रेफरेबल रहेगा। 1150 के आसपास आप इसमें बाइंग कर सकते हैं। 990 का स्टॉप लॉस रखें और मुझे लगता है लॉन्ग टर्म में 1400 से 1500 तक के टारगेट्स भी देखने को मिल सकते हैं। थोड़ी सी पेशेंस जरूर रखनी होगी, बिकॉज न्यूज की वजह से हमने काफी ज्यादा वॉलेटिलिटी आते हुए देखी है। सो मुझे लगता है अभी भी थोड़ी वॉलेटिलिटी इन स्टॉक्स में ज्यादा रहेगी। सो थोड़ा सा पेशेंस रखनी होगी, बट ट्रेंड मुझे यहाँ से कंस्ट्रक्टिव नजर आ रहा है। सो आप नॉइज को इग्नोर कर सकते हैं एंड एज लॉन्ग एज 990 मार्क इज होल्डिंग ऑन अ क्लोजिंग बेसिस, आप बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी रखें। वहीं अगर मैं अदानी पावर से भी बात करूं तो 420 के लेवल पर एक अच्छा बेस बना था और हमने वहां से ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग गेन्स भी
बनते हुए देखे हैं, बट यहाँ मुझे लगता है थोड़ा सा कूल ऑफ जरूर देखने को मिलेगा। आई थिंक टुवर्ड्स लेवल ऑफ अराउंड 500 to 510 लेवल्स आप दोबारा से इसमें एंट्री कर सकते हैं। कीप अ स्टॉप लॉस ऑफ 420 ऑन द डाउन साइड, और मुझे लगता है 580 फर्स्ट एंड देन 620 तक के टारगेट्स भी देखने को मिल सकते हैं। इनफैक्ट दीज कैन एक्सटेंड टुवर्ड्स 660 के ऊपर अभी मुझे नियर टर्म में स्टॉक नजर नहीं आ रहा, सो मेरी एडवाइस रहेगी आप 660 पे प्रॉफिट बुक करके एग्जिट करें, और जो ऑलरेडी होल्ड कर रहे हैं हाई लेवल्स पे, मुझे उनको भी लगता है कि 660 पे एक बार एग्जिट करना चाहिए। 660 is likely to act as a very strong hurdle. ठीक है मैम, तो अदानी पोर्ट्स और अदानी पावर, इनमें आप बाय ऑन डिप्स की रणनीति अपना के चल सकते हैं। स्टॉप लॉस और टारगेट के लेवल आपको बताए गए, इनको आप जरूर फॉलो करके चलें, क्योंकि बहुत वॉलेटाइल है ये पूरा ग्रुप ही। अगर आप 11 के 11 स्टॉक्स देखें तो उस लिहाज से अदानी पोर्ट्स, अदानी पावर, डिप्स पर आप जरूर खरीदारी करके चल सकते हैं। ऑटो सेल्स के नंबर्स आए हैं नवंबर महीने के, उसके ऊपर बाजार रिएक्ट करता हुआ दिखेगा। सुजय, आपके पास पूरी डिटेल्स है, बताइए कौन से नंबर्स अच्छे आए हैं, किन कंपनियों ने डिसअपॉइंट किया है, जिनके नंबर्स अनुमान से खराब रहे हैं। संदीप जी, ओवरऑल जो रिजल्ट्स अभी तक हमारे को देखने को मिले वो मिक्स्ड बैग रहा है। अब जिन्होंने आउट परफॉर्म किया उसमें आते हैं टीवीएस मोटर्स, मारुति सुजुकी, आयशर, पर जिन्होंने डिसअपॉइंट किया है हुंडई और टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स में स्पेसिफिकली कमर्शियल व्हीकल्स में एक एक करके बात करते हैं। पहले शुरुआत करते हैं आयशर मोटर की। तो उनके रॉयल एनफील्ड के जो सेल्स के नंबर है वहां पे 2% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिली है। वहीं पर उनके जो कमर्शियल व्हीकल का सेगमेंट है, जो वॉल्वो के साथ एक जॉइंट वेंचर में है, वहां पर हमें 7.3% का ईयर ऑन ईयर राइज देखने को मिला है। तो स्टेडी ग्रोथ देखने को मिली है बोथ रॉयल एनफील्ड और उनके कमर्शियल व्हीकल के सेगमेंट में। और ना तो हमें ग्रोथ देखने को मिली है, साथ ही साथ आउट परफॉर्म किया है एक्सपेक्टेशंस को। मूव ऑन करते हैं टाटा मोटर्स पर। टाटा मोटर्स का भी जो नंबर्स आए हैं वो स्लाइटली एक्सपेक्टेशन से बेटर है। करीब 0.8% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिली है। डोमेस्टिक सेल्स जो है वो 1% बढ़ी है पिछले साल से, बट कमर्शियल व्हीकल सेल्स ने थोड़ा डिसअपॉइंट किया, 1% वो गिरी है। पैसेंजर व्हीकल सेल्स में 2% की तेजी देखने को मिली है। तो ओवरऑल पैसेंजर व्हीकल्स और डोमेस्टिक सेल्स सही रही है। इनफैक्ट ईवी जो सेल्स है उसमें भी 2% का ग्रोथ देखने को मिला है, बट कमर्शियल व्हीकल में थोड़ा डिसअपॉइंट किया है। हुंडई मोटर्स के जो नंबर्स है वो काफी डिसअपॉइंटिंग है रादर। दोनों ही डोमेस्टिक सेल्स और एक्सपोर्ट्स में जो एक्सपेक्टेशंस है उससे सिग्निफिकेंटली अंडर परफॉर्म किया है। जो टोटल सेल्स है वो करीब 7% गिरी है, डोमेस्टिक सेल्स करीब 2.5% गिरी है, और एक्सपोर्ट जो है संदीप जी वो करीब 21% का शॉर्टफॉल देखने को मिला है। एंड यूनिट सोल्ड पर हम बात कर रहे हैं। मारुति सुजुकी पे चलते हैं, वहां पर हमें अच्छी परफॉर्मेंस, बहुत स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस रादर देखने को मिली है, और डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट्स दोनों में जो आपकी टोटल सेल्स है वो करीब 10.5% बढ़ी, डोमेस्टिक सेल्स 8% बढ़ी, और जो पैसेंजर व्हीकल की सेल्स है वो 5.3% बढ़ी। एक्सपोर्ट्स ही साथ साथ ऑलमोस्ट 25% की ग्रोथ हुई है। तो बहुत अच्छा महीना रहा है मारुति सुजुकी के लिए। साथ में अब लास्ट जो है टीवीएस मोटर्स की बात कर लेते हैं, तो वहां पर भी नंबर्स बहुत अच्छे देखने को मिले हैं। 10.2% का ओवरऑल सेल्स में ग्रोथ है, टू व्हीलर सेल्स में 12% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में ऑलमोस्ट 57% का हमें ग्रोथ देखने को मिला है ऑन ईयर ऑन ईयर बेसिस। एक्सपोर्ट भी काफी स्ट्रांग रहे हैं, 25% की ग्रोथ रही है, बट थ्री व्हीलर्स की जो सेल है उसने थोड़ा डिसअपॉइंट किया है संदीप जी, वहां पे 28% का ईयर ऑन ईयर डिक्लाइन देखने को मिला है। तो ओवरऑल नंबर्स देखें तो टाटा मोटर्स और आप कह रहे हैं Hyundai, इसको छोड़ दे तो बाकी सभी कंपनियों के जो नंबर्स हैं वो ठीक ठाक है, इनलाइन है या फिर उससे बेटर ही है। और टीवीएस के नंबर्स काफी बेटर है। अगर थ्री व्हीलर को छोड़ दें तो टीवीएस बेस्ट ऑफ द लॉट फिलहाल नजर आ रहा है। तो ओवरऑल नंबर्स आपके सामने, सारे नंबर्स जो आए हैं वो ज्यादातर ठीक है। मैम, टाटा मोटर्स और Hyundai मोटर, ये दोनों डिसअपॉइंटिंग रहे हैं नंबर्स की, जहां तक बात है नवंबर महीने के जो सेल्स के नंबर्स हैं। क्या आपका भी यही मानना है? चार्ट्स पे भी यही नजर आ रहा है? सपोर्ट एरिया था, इससे इसको ब्रीच किया है, बट यस मुझे लगता है ओवरऑल इस स्टॉक पर अभी भी मेरा भरोसा रहेगा। लॉन्गर टर्म में लास्ट ईयर हम देखें तो इसने बहुत स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स दिए हैं, इनफैक्ट वन ऑफ द बेस्ट रिटर्न्स अगर हम निफ्टी 50 की बात करें तो। बट मुझे लगता है अभी काफी कंसोलिडेशन फेज में चला गया है स्टॉक, सो थोड़ा सा टाइम लगेगा रिकवरी के लिए। अर्निंग्स भी देखें तो अच्छी नहीं रही है, अभी जो रिसेंट ऑटो सेल्स के नंबर्स आए हैं वो भी स्लाइटली डिसमल रहे हैं, सो थोड़ा सा कंसोलिडेशन फेज रहेगा, मार्केट की काफी ज्यादा नजर रहेगी नेक्स्ट क्वार्टर की अर्निंग्स की तरफ। सो तब तक मुझे लगता है थोड़ी कंसोलिडेशन जरूर रहेगी, बट अगर हम ब्रॉडर मार्केट्स में रिकवरी देखते हैं तो मुझे लगता है स्लाइटली यहाँ पर भी एक पिकअप देखने को मिलेगा। सो टाटा मोटर्स में एज लॉन्ग एज 750 मार्केट होल्डिंग, मुझे लगता है आउटलुक कंस्ट्रक्टिव ही रहेगा। बट यस, अगर 750 का लेवल ऑन अ क्लोजिंग बेसिस ब्रेक हो जाता है तब इस स्टॉक में फर्दर वीकनेस देखने को मिल सकती है। सो मुझे लगता है अभी थोड़ा सा टाइम वेट कर सकते हैं। आयशर मोटर मुझे कंपैरेटिवली बेटर नजर आता है। सो अगर आप ऑटो स्टॉक्स की तरफ जाते हैं तो M&M एंड आयशर मोटर्स मुझे काफी प्रेफरेबल नजर आ रहे हैं। टाटा मोटर्स में मुझे लगता है अभी कंसोलिडेशन देखने को मिलेगी।
वहीं अगर टीवीएस मोटर्स की बात करते हैं, सो जस्ट कम टू दैट एज वेल। यहाँ पर भी मुझे लगता है एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी इमर्ज हो रही है, एज आई सेड फॉर आयशर मोटर्स। मुझे लगता है टीवीएस मोटर्स में भी यहाँ पर आप बाइंग कर सकते हैं। स्टॉप्स रहेंगे आपके ऑन द डाउन साइड एट लेवल्स ऑफ अराउंड 2200 और हायर साइड में वी कैन सी लेवल्स ऑफ अराउंड 2880 टू 2950 लेवल्स। सो यहाँ पर मेरी बाइंग की एडवाइस रहेगी ऑन स्मॉल डिप्स एट लेवल्स ऑफ अराउंड 2380 के आसपास आप बाइंग कर सकते हैं। 2200 के नीचे का स्टॉप लॉस रखिए और 2880 एंड 2950 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। सुगंधा जी, जो अभी जीडीपी के नंबर्स की हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, उसमें देखा कि हमने एग्रीकल्चर सेक्टर में थोड़ी ग्रोथ देखने को मिली। खरीफ क्रॉप का आउटलुक अच्छा आया था, रबी क्रॉप का आउटलुक अच्छा आया था, खरीफ क्रॉप की ओवरऑल बेटर रहा है। तो जो कमर्शियल व्हीकल सेल्स है, आप क्या उसमें इंप्रूवमेंट देखते हैं नेक्स्ट आने वाले महीनों में, और इसकी वजह से कौन सी पर्टिकुलर कंपनी है जो मे बी आउट परफॉर्म कर सकती है, महिंद्रा या टाटा मोटर्स की अगर बात करें तो? आई थिंक मुझे लगता है अभी टाटा मोटर्स में एज आई मेंटेन, मुझे लगता है टाटा मोटर्स में भी कंसोलिडेशन का फेस रहेगा। मुझे महिंद्रा एंड आयशर मोटर्स यहाँ से काफी प्रेफरेबल नजर आ रहे हैं। इवन दो चार्ट स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रॉन्ग नजर नहीं आ रहे हैं, बट अगर आप ओवरऑल फंडामेंटल्स भी देखें एंड जिस तरीके से हमने इनमें लोअर लेवल से बाइंग इंटरेस्ट आते हुए देखा है, मुझे लगता है यहाँ पर एक अच्छा पिकअप दोनों में देखने को मिल सकता है। सो टॉप पिक्स में मेरी महिंद्रा एंड आयशर मोटर्स ही रहेंगे। सो आई जस्ट सजेस्ट द लेवल्स फॉर, मैंने आयशर मोटर्स की ऑलरेडी बात करी, सो लेट मी जस्ट talk about the levels for Mahindra and Mahindra as well। यहाँ पर अगर हम चार्ट्स पर देखते हैं तो 2680 के लेवल्स पर एक अच्छा बेस बिल्डिंग हुआ है। यहाँ पर थोड़े से डिप्स जरूर देखने को मिल सकते हैं, बट इट्स अ बाय ऑन डिप स्ट्रैटेजी इन महिंद्रा एंड महिंद्रा एज वेल। सो यहाँ पर आप 2880 के आसपास एंट्री कर सकते हैं। 2600 के नीचे का स्टॉप लॉस रखें एंड हायर साइड में 3200 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। स्लाइटली लॉन्गर टर्म होराइजन रखें। मुझे लगता है M&M एंड आयशर आउट परफॉर्म कर सकते हैं बाकी ऑटो स्टॉक्स में। ठीक है मैम, M&M और आयशर आउट परफॉर्म कर सकते हैं आप कह रही हैं। इस बीच दो PSU स्टॉक्स पर आपकी राय लेना चाहूंगा, फिर हम मार्केट्स की बात करेंगे जो कि खुलने वाले हैं 3 मिनट में। मैम, दो PSU स्टॉक्स हैं, एक तो है SCI और दूसरा है GRSE गार्डन रीच। इनके आप चार्ट्स देख लीजिए। मैं तब तक निवृत्ति जी जिनका सवाल है वो आपके सामने पढ़ देता हूँ। वो कह रही हैं कि गुड मॉर्निंग सर, प्लीज SCI एंड GRSE इन्फॉर्मेशन। तो इन्होंने ये तो नहीं बताया कि कितना लंबा ये होल्ड कर सकती हैं, इन्होंने खरीदारी कर रखी है या फ्रेश खरीदारी करना चाहती हैं, बस ये इन्फॉर्मेशन मांग रही हैं। तो मैं उम्मीद करके चलता हूँ कि शायद ये फ्रेश खरीदारी करना चाहती हैं, जिसकी वजह से ये पूछ रही हैं। तो शिपिंग कॉर्पोरेशन और GRSE मैम, इनके बारे में राय दीजिए। की बात करते हैं तो हमने लोअर लेवल से ऑलरेडी गेन्स बनते हुए देखे हैं। ट्रेंड पॉजिटिव है, बट मुझे यहाँ से शॉर्ट टर्म अगर आप देखते हैं थोड़े डिप्स नजर आते हैं। इसमें मुझे लगता है प्रेफरेबल रहेगा अगर आपको फ्रेश बाइंग करनी है तो 220 टू 18 के लेवल पर ही एंट्री करें। करंट लेवल्स पर मैं एंट्री की एडवाइस नहीं दूंगी। लोअर लेवल से ऑलरेडी स्टॉक सर्च कर चुका है, बट यस ट्रेंड पॉजिटिव ही है। और हायर लेवल्स पर हम दोबारा से इसमें 260 तक के लेवल्स आते हुए देख सकते हैं कुछ दिनों में। सो बेटर रहेगा आप 220 से 218 के आसपास एंट्री करें। स्टॉप लॉस रखें आप इसमें 205 का एंड 260 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। एंड गार्डन रीच भी मैं बताती हूँ, इसमें भी सिमिलर सिनारियो ही है। इनफैक्ट चार्ट स्ट्रक्चर इज वेरी सिमिलर। यहाँ पे भी हमने ऑलरेडी अच्छे गेन्स देखे हैं। सो मुझे लगता है यहाँ पर भी कुछ टिप्स मिलेंगे। करंट लेवल्स पर एंट्री की एडवाइस नहीं रहेगी। अगर आपको फ्रेश बाइंग करनी है तो वेट फॉर लेवल्स ऑफ अराउंड 1600 टू 1580, वहां पर आप एंट्री कर सकते हैं। 1420 का स्टॉप लॉस रखें एंड हायर साइड में आप 2200 तक के टारगेट्स भी बनते हुए देख सकते हैं। दीज आर द लेवल्स व्हिच यू कैन एक्सपेक्ट इन नेक्स्ट क्वार्टर। मैं दिसंबर में ये लेवल्स नहीं एक्सपेक्ट कर रही हूँ। आई थिंक इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ कैलेंडर ईयर 2025 तब तक आप ये लेवल्स बनते हुए देख सकते हैं। सो थोड़ा सा डिप्स की वेट करें, डिप्स पे ही एंट्री की एडवाइस रहेगी। ठीक है मैम, मार्केट खुलने वाले हैं। मैं आपके सामने रख देता हूँ कि सेटल कहाँ पे हुए हैं। 10 पॉइंट ऊपर आपको निफ्टी नजर आएगा, 24,140 का लेवल है, और करीब 60 पॉइंट नीचे आपको सेंसेक्स नजर आएगा, 79,743 के आसपास। तो आपने मैम कहा था कि 24,150 ऑन द हायर साइड ये पार होगा तो मार्केट पे तेजी बनेगी, और नीचे में 23,900 पे सपोर्ट है। तो 24,150 के 10 पॉइंट ही नीचे है। तो क्या अभी इन्हीं लेवल्स पे अगर मार्केट खुलता है तो क्या वेट एंड वॉच करना चाहिए? 24,150 ऊपर की ओर पार हो जाए उसके बाद इनिशिएट करने की राय देंगी कोई भी पोजीशन साहब? के ऊपर सस्टेन करता है तो एक अच्छा मोमेंटम बनते हुए देख सकते हैं। अगर हम ग्लोबल क्यूज भी देखें तो पॉजिटिव है। इवन दो जीडीपी डेटा की वजह से स्लाइट नेगेटिव सेंटिमेंट जरूर बने हुए हैं, बट मुझे लगता है अगर ग्लोबल क्यूज की तरफ नजर करें तो पॉजिटिव सेंटिमेंट्स हैं। बट लेवल्स की बात करूं तो 24,150 के ऊपर मार्केट मुझे नहीं लगता अभी सस्टेन कर पा रही है, जैसा कि हम ओपनिंग ट्रेड्स में देख रहे हैं।
सो 24,150 के ऊपर ही सस्टेन करने पर मैं बाइंग की एडवाइस दूंगी। इन दैट सिनेरियो 24,350 एंड 24,500 तक के लेवल्स भी आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। लास्ट शो में भी हमने बात की थी कि 24,350 मार्क एक स्ट्रॉन्ग हर्डल बना हुआ है। काफी बार हमने वहां से रिजेक्शन आते हुए देखी है, सप्लाई प्रेशर बनते हुए देखा है। सो 24,150, 24,350 इन लेवल्स की तरफ नजर करना बहुत जरूरी है। डाउन साइड में 24,900। So, मुझे लगता है अभी नियर टर्म में अगले 1 से 2 सेशंस में मुझे लगता है निफ्टी इसी रेंज में स्विंग करेगी। सो इन लेवल्स पर जरूर नजर रखें। ठीक है, तो 24,150 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। जब तक ये पार नहीं होता तो तब तक कोई फ्रेश खरीदारी की जो राय है वो यहाँ पे नहीं होगी, या कोई भी पोजीशंस जो है वो आप इनिशिएट ना करें। फ्राइडे का सेशन बहुत स्ट्रांग था इंडियन मार्केट्स की जहां तक बात है, और आज जीडीपी नंबर्स और उसके साथ साथ एफआईएस की बिकवाली के बावजूद जिस तरह के नंबर्स आए हैं शुक्रवार के सेशन के, उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि मार्केट्स में एक सुस्त शुरुआत साफ तौर पे होती हुई नजर आ रही है। करीब 10 पॉइंट नीचे आपको निफ्टी नजर आएगा और 60 पॉइंट के आसपास की कमजोरी फिलहाल सेंसेक्स में देखने को मिल रही है। इस बीच अदानी ग्रुप्स में के जो स्टॉक्स हैं उसमें अभी भी हम देख रहे हैं कि जो पॉजिटिव रुझान है वो जारी है। अदानी ग्रीन आज भी आप देखिए आपको 8% के आसपास की मजबूती नजर आएगी। अदानी एनर्जी में भी भले 0.25% के आसपास की गेंस है, लेकिन हरे निशान के साथ ही शुरुआत वहां पर भी होती हुई दिखी है। और इनफैक्ट आप 11 में से 9 स्टॉक्स देखेंगे अगर अदानी ग्रुप के, तो वहां पे आपको पॉजिटिविटी बनती हुई दिखेगी। और अदानी ग्रीन जो कि मेन दिक्कत की वजह है, जो कि सेंटर पॉइंट है इस पूरे जड़ का, जो दिक्कत हुई है उसकी जड़ है, वहां पे आप देखेंगे तो ज्यादा एक्शन बन रहा है। शुक्रवार को भी 21% से ज्यादा की मजबूती थी और आप देखिए अभी भी 8% के आसपास की मजबूती के साथ शुरुआत देखने को मिली है। अदानी पावर ऊपर है, अदानी पोर्ट्स, अदानी एंटरप्राइजेस, अंबुजा सीमेंट्स, एसीसी, इनमें भी हरे निशान के साथ ओपनिंग हुई है और अदानी विल्मर में भी अब हरे निशान के साथ कारोबार हो रहा है। और जिनमें गिरावट है भी, चाहे आप एनडीटीवी की बात करें, अदानी एनर्जी, अदानी टोटल और पीएसपी प्रोजेक्ट्स, इनमें भी अदानी टोटल और पीएसपी प्रोजेक्ट्स करीब 1.5 से 3% आपको नीचे नजर आएंगे। बाकी सभी स्टॉक्स आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट फ्लैट टू नेगेटिव या फिर एकदम सपाट आपको कारोबार करते हुए नजर आएंगे। तो अदानी ग्रुप आप कह सकते हैं कि जिस तरह का न्यूज फ्लो है, खासतौर पे जो सफाई आई थी एक अदानी ग्रीन की ओर के, उससे बाद से आप देखिए तो लगातार 4 दिन से पॉजिटिव रुझान ही इस पूरे ग्रुप के स्टॉक्स में देखने को मिल भी रहा है। लेकिन इस बीच निफ्टी अब स्लिप करता हुआ दिखा। आप जैसे बाजार की ओपनिंग हुई उसके बाद प्रेशर बनता हुआ दिखा है। 76 पॉइंट के आसपास की आपको गिरावट नजर आएगी। 24,054 ये लेवल फिलहाल आपको निफ्टी पे नजर आएगा और 350 अंकों की गिरावट आपको सेंसेक्स में नजर आ रही है। 79,435 का लेवल है। तो जो जीडीपी ग्रोथ और एफआईएस की जो बिकवाली है वो एक चिंता का विषय जरूर है। भले ही 6 तारीख को जो आरबीआई की पॉलिसी के बैठक का फैसला आएगा उसमें एक रेट कट की उम्मीद या फिर ऐसे संकेत जरूर मिलेंगे आरबीआई की जो गवर्नर है उनकी पोस्ट मीटिंग जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उसमें, कि कब ये रेट कट की शुरुआत होती हुई नजर आ सकती है। तो बाजार उस चीज को जरूर फैक्टर इन कोशिश करने की करेगा। लेकिन फिलहाल एफआईएस की बिकवाली और उसके साथ साथ जीडीपी ग्रोथ का जो नंबर है वो बाजार के ऊपर ज्यादा हावी होता हुआ नजर आ रहा है। मैम ये 24,050 ये टूटता हुआ दिखा है। अब 100 पॉइंट के आसपास की गिरावट है। तो ये कितनी दिक्कत की बात है, या फिर 23,900 पे ही ज्यादा फोकस करें, उसी पे दारमदार है पूरा? देखने को मिला है। दिस इज आई थिंक जस्ट अ ब्रीदर। मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा वीकनेस अभी देखने को मिलेगी। अगर हम देखें तो हमने पिछले 2 हफ्ते में जो गेन्स बनते हुए देखे, उसके बाद से अगर हम नवंबर की ओवरऑल क्लोजिंग की भी बात करते हैं, जस्ट 0.3% डाउन। सो हमने अक्टूबर में ऑलमोस्ट 6% तक की स्लाइड आते हुए देखी है, बट नवंबर की जो क्लोजिंग है दैट इज वेरी पॉजिटिव। जो लोअर लेवल से हमने स्ट्रॉन्ग बाइंग इंटरेस्ट बनते हुए देखा है, दैट इज अ ट्रिगर कि यहाँ से दोबारा से एक सैंटा रैली के चांसेस बन रहे हैं। अगर मैं सीजनल ट्रेंड्स की भी बात करूं तो दिसंबर में 73% चांसेस है, अगर हम हिस्टोरिकल डेटा देखते हैं, एक रैली देखने को मिल सकती है। हमने दिसंबर मंथ में ऑलमोस्ट सीजनल ट्रेंड्स इंडिकेट करते हैं कि 3% तक की गेन्स आते हुए देखे हैं। मार्केट की ब्रेड को भी देखें तो इट इज सीन इंप्रूविंग। अगर हम मिड नवंबर से अब तक एंड ऑफ नवंबर कंपेयर करते हैं तो मार्केट की ब्रेड भी काफी ज्यादा इंप्रूव हो रही है इफ वी कंसिडर निफ्टी 500 स्टॉक्स। सो वहां पे भी हमने काफी ज्यादा सेंटिमेंट्स इंप्रूव होते हुए देखे। सो दिस इज इंडिकेटिंग कि अगर 23,900 का लेवल होल्ड करता है तो बाय ऑन डिप्स की ही स्ट्रैटेजी रखें। सो मुझे लगता है अभी करंट लेवल्स पर ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। सो आई हैव ऑलरेडी सजेस्टेड द लेवल्स डाउनसाइड में 24,900, इंट्राडे के लिए 24,150, बट यस ओवरऑल फॉर दिस वीक 24,350 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। 24,350 के ऊपर वी आर वेरी पॉजिटिव। 24,500, 24,750 एंड 25,000 तक के लेवल्स भी बनते हुए देख सकते हैं। बट यस एज लॉन्ग एज 23,900 मार्क इज होल्डिंग, ये वैलिड रहेगा।
सुगंधा मैम, इनफैक्ट मैं अभी नंबर्स देख रहा हूँ, 150 से ही मार्केट रिवर्स खाया है, जैसा आप बोल रहे थे हम लोग को, एंड 24,000 अभी भी होल्ड कर रहा है, तो बिल्कुल आपका प्रिडिक्शन सही रहा। एंड इनफैक्ट अगर मैं देखूं दिसंबर, ओवरऑल पिछले 6 दिसंबर्स में हमने 5 में पॉजिटिव रिटर्न्स दिए हैं। ओवरऑल मार्केट का सेंटिमेंट थोड़ा वीक है, बट थर्सडे को एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज हुई थी कि पूरा मार्केट, तो निफ्टी हेडलाइनर्स एटलीस्ट, निफ्टी सेंसेक्स जहां पे 1.5% गिरे, वहां पर जो ब्रॉडर मार्केट्स हैं, मिड कैप और स्मॉल कैप, एटलीस्ट बढ़े नहीं तो गिरे भी नहीं, ऑलमोस्ट फ्लैट बंद हुए थे। तो क्या कुछ वो इंडिकेट कर रहा है कि अभी भी जो आपकी जो स्मॉल पॉकेट्स हैं उसमें भी इन्वेस्टर्स को बाइंग अपॉर्चुनिटीज दिख रही है? सेंटिमेंट क्या है आपके हिसाब से? ऑलरेडी बात करी कि मार्केट की ब्रेथ इंप्रूव हो रही है, सेंटिमेंट्स इंप्रूव हो रहे हैं। मिड कैप एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स में हमने अक्टूबर में स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर बनते हुए देखा था, बट लोअर लेवल से मुझे लगता है बहुत ज्यादा बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला है। स्पेशली पीएसयू स्टॉक्स में हमने बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग आते हुए दिखी है, जहां वो काफी ज्यादा बीटन डाउन थे, बिकॉज स्टेट इलेक्शन रिजल्ट्स के बाद सेंटिमेंट्स काफी हद तक इंप्रूव हुए, स्पेशली पीएसयू स्टॉक्स की तरफ। पीएसयू बैंक्स में भी हमने कुछ हद तक तेजी बनते हुए देखी है। सो मुझे लगता है ओवरऑल सेंटिमेंट्स इंप्रूव हो रहे हैं। अदानी ग्रुप स्टॉक्स में भी हमने जो सेल ऑफ आते हुए देखा था, वो भी काफी हद तक इरेज करे उन्होंने अपने लॉसेस से, काफी सारे स्टॉक्स। सो मुझे लगता है, और रिलायंस इंडस्ट्रीज जो हेवी वेट है इंडेक्स में, वहां पर भी हमने गेन्स बनते हुए देखे, एंड स्पेशली मिड कैप एंड स्मॉल कैप सेगमेंट में हमने काफी अच्छे गेन्स बनते हुए देखे। सो ओवरऑल सेंटिमेंट्स इंप्रूव जरूर हो रहे हैं, बट येस, आई थिंक दिस इज जस्ट, जो प्रेशर हम आज बनते हुए देख रहे हैं वो जीडीपी नंबर्स की वजह से है। वहां पर जरूर एक इट्स अ कॉज ऑफ कंसर्न, बिकॉज हमने जीडीपी नंबर्स काफी ज्यादा स्लिप करते हुए देखे हैं। सो मुझे लगता है यहाँ पर अगर एक रेट कट आता है, सो मार्केट को एक अच्छा फिलिप प्रोवाइड कर सकता है। इसके साथ साथ इस हफ्ते फेड चेयर की भी स्पीच काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। अगर वहां से कुछ फर्दर डॉविश इंडिकेशंस निकल के आते हैं, वो भी एक काफी अच्छा बूस्ट प्रोवाइड कर सकते हैं मार्केट को। और इसके साथ साथ यूएस नॉन फार्म पेरोल्स का डेटा भी लाइंड अप है फ्राइडे को। दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट डेटा, बिकॉज फेड की जो इस साल की आखिरी मीटिंग है, उससे पहले ये डेटा काफी ज्यादा मार्केट असेस करेगी। अगर जॉब्स रिपोर्ट वीक रहती है तो काफी ज्यादा चांसेस बन जाते हैं कि दिसंबर में 25 बेसिस पॉइंट तक का रेट कट हो सकता है। सो दैट इज ऑल्सो लाइकली टू प्रोवाइड अ बूस्ट टू मार्केट। सो मुझे लगता है ये फैक्टर्स काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसके साथ साथ जो टैरिफ्स का भी फेयर बना हुआ था, वो कुछ हद तक सबसाइड हुआ है, बिकॉज अब ये एक्सपेक्टेशंस बन गई हैं जो ट्रम्प साहब फर्दर टैरिफ्स इम्पोज कर सकते हैं चाइना की गुड्स पर, वो इतने ज्यादा सिवियर नहीं होंगे टैरिफ्स। सो वो भी कुछ कंसर्न्स काफी हद तक ग्लोबल मार्केट्स में भी और इंडियन मार्केट्स में भी इसका हमने पॉजिटिव इफेक्ट आते हुए देखा है, बिकॉज ये कंसर्न्स कुछ हद तक सबसाइड हुए। सो बहुत सारे पॉजिटिव फैक्टर्स हैं, बट येस, एफआईआई की सेलिंग और जो जीडीपी के नंबर्स हैं, ये की हेडविंड्स बने हुए हैं मार्केट की के लिए, और इसी वजह से हम कुछ प्रेशर बनते हुए देख रहे हैं इमीडिएट शॉर्ट टर्म में। ठीक है मैम, हमारे बहुत सारे दर्शक हैं जो कि वेट कर रहे हैं आपके आपसे अपने सवालों के जवाब लेना चाहते हैं। हमारे दर्शक हैं अजय अरोड़ा जी, वो कह रहे हैं गुड मॉर्निंग सर, मेरे पास एचबीएल के 1000 शेयर हैं, 19 रुपए 27 पैसे पर, एक महीने का नजरिया है, प्लीज गाइड। तो मैम एचबीएल पावर 1000 शेयर 19 रुपए 27 पैसे का भाव है। वन ऑफ माय फेवरेट स्टॉक्स ऑल्सो। यहाँ पे हमने ऑलरेडी करेक्शन आते हुए देखी है, और उसके बाद एक अच्छा रिबाउंड भी देखने को मिला है। ट्रेंड ओवरऑल काफी पॉजिटिव है, बट करंट लेवल्स पर एडवाइस नहीं रहेगी। आप संदीप जी क्वेश्चन रिपीट करेंगे? इनके पास ऑलरेडी होल्ड कर रहे हैं या फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं? है मैम, इनके पास 19 रुपए 27 पैसे का भाव है, 1000 क्वांटिटी है इनके पास। आई थिंक होल्ड करना चाहिए। लॉन्गर टर्म के लिए स्टॉक बहुत पॉजिटिव है। इनफैक्ट 880 1000 तक के लेवल्स भी लॉन्ग टर्म में देखने को मिल सकते हैं। मुझे लगता है एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जरूर रख सकते हैं 500 के लेवल्स पर, बट ट्रेंड पॉजिटिव है। इसकी फंडामेंटल्स भी आई हैव बीन क्लोजली ट्रैकिंग। सो मुझे लगता है इस स्टॉक में बने रहना चाहिए। 500 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखें एंड होल्ड करें स्टॉक को। सुगंधा मैम, मेरे पास एक फॉलोअप क्वेश्चन है। आप अभी एफआईआईज वगैरह के हम लोग बात कर रहे थे, और यूएस फेड क्या करने वाला है, पर यूएस फेड ऑलरेडी 75 बेसिस पॉइंट्स का रेट कट कर चुका है, आरबीआई ने अभी तक कुछ नहीं किया, तो वहां पे एक डिफरेंशियल क्रिएट हो चुका है हमारे इंटरेस्ट रेट्स में और यूएस के इंटरेस्ट रेट्स में। तो आपको लगता है क्या ये प्रॉम्प्ट कर सकता है एफआईआईज को वापस आने में? ऑल्दो वो छुट्टियों पे होंगे अगले 1 महीने तक, उनका हॉलीडे सीजन चल रहा है, बट क्या डिफरेंशियल उनको वापस ला सकता है हमारे मार्केट में? रेट्स अभी भी हायर बने हुए हैं। सो ये इसी वजह से आई थिंक वी कैन सी अ सैंटा रैली टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस ईयर। हमने ऑलरेडी वैल्यूएशंस को काफी करेक्ट करते हुए देखा है, इवन दो अभी भी हमारा ऐसा मानना है कि वैल्यूएशंस इंडियन मार्केट में अभी भी रीजनेबल है, इनफैक्ट स्लाइटली हायर साइड पर ही है, बट ऑलरेडी वैल्यूएशंस बहुत ज्यादा एक्सेसिव टेरिटरी में चली गई थी
एक्सेसेस सस्टेन नहीं करते हैं मार्केट में, इसी वजह से हमने 26,400 लेवल से एक स्टीप सेलिंग प्रेशर आते हुए देखा है, बट अब वैल्यूएशंस काफी बेटर हो चुकी हैं, रीजनेबल हो चुकी है कुछ हद तक। सो मुझे लगता है इसी वजह से सिलेक्टेड पॉकेट्स में बाइंग देखने को मिलेगी। दिस इज नॉट गोइंग टू बी अ मार्केट जहां पर आप कुछ भी स्टॉक पिक करेंगे और बहुत स्ट्रॉन्ग रैली देखने को मिलेगी, जैसा कि पिछले 1.5 से 2 साल में देखने को मिला है। यहाँ पर you have to be very stock specific. It's going to be a stock specific story going forward for 2025 as well. So यहाँ पर आपको slightly selected होना पड़ेगा। ठीक है मैम, एक पिरामल फार्मा पे भी आपकी राय दे दीजिए। हमारे दर्शक हैं संदीप पंचारिया जी, उन्होंने पूछा है कि पिरामल फार्मा कैन बाय नाउ एंड व्हाट इज शॉर्ट टर्म टारगेट। तो शॉर्ट टर्म के लिए खरीदना चाहते हैं पिरामल फार्मा। पिछले हफ्ते हमने देखा था काफी अच्छा मूव स्टॉक में बनता हुआ दिखा है। क्या ये जो पिछले महीने का मोमेंटम है इस हफ्ते भी जारी रहेगा या शॉर्ट टर्म में जारी रहेगा, शायद यही जानना चाह रहे हैं ये। संदीप जी, ट्रेंड पॉजिटिव नजर आ रहा है, बट अगर हम देखें तो पिछले सेशन में ऑलरेडी गेन्स भी स्ट्रॉन्ग देखने को मिले हैं। आज भी स्टॉक स्ट्रॉन्ग होल्ड कर रहा है। थोड़े से डिप्स मिलते हैं टुवर्ड्स 265 लेवल्स, आप एंट्री कर सकते हैं। 242 का स्टॉप लॉस रखें और हाई साइड में 300 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। सो इट्स अ बाय, आप स्लाइड डिप पर बाइंग कर सकते हैं स्टॉक। जी, गोविंद रावत का मैम एक और सवाल आ रहा है, टाटा मोटर्स और हटको में इन दोनों में ये कंफ्यूज हैं थोड़े कि कौन सा अभी बाय करे, तो आपका क्या होगा? इनके साथ साथ इनके पास अडानी पावर भी है और वो अभी कंफ्यूज है कि उन्हें बेचना चाहिए कि अभी कंटिन्यू करनी चाहिए अपनी पोजीशन। हुडको में बाइंग करना अभी करंटली प्रेफरेबल रहेगा। वी हैव रिकमेंडेड दिस टू आवर क्लाइंट्स आल्सो एज अ डिस्क्लोजर। सो हुडको में एक कंस्ट्रक्टिव मुझे आउटलुक नजर आ रहा है। 190 पे स्टॉक ने एक अच्छा सपोर्ट लिया है, सो आप इसमें करंट लेवल्स पे भी बाइंग कर सकते हैं। आपको स्लाइड डिप्स मिलते हैं टुवर्ड्स लेवल ऑफ अराउंड 232, वहां पर फर्दर ऐड कर सकते हैं। मुझे लगता है 290 तक ये स्टॉक हाई साइड में आपको लेवल्स दिखा सकता है। सो हुडको में मेरी बाइंग की एडवाइस रहेगी। अदानी पावर की बात करें तो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया, 420 के लेवल्स पर अदानी पावर ने एक अच्छा बेस बनाया है। अभी ऑलरेडी हमने अच्छी रिकवरी आते हुए देखी है, सो यहाँ पर वेट करें। दोबारा से आपको 500 से 510 के लेवल्स मिलते हैं, तो आप इसमें एंट्री कर सकते हैं विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 420 ऑन अ क्लोजिंग बेसिस। हाई साइड में आपको 610, 625 एंड देन 660 तक के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। 660 एक मेजर रेजिस्टेंस रहेगा अदानी पावर के लिए, वहां पर मेरी एडवाइस रहेगी प्रॉफिट बुक करें एंड एग्जिट करें स्टॉक से। मैम आईवी गोल भी एक सवाल पूछ रहे हैं टाटा एलेक्सी पे, वो आपका ओपिनियन जानना चाह रहे हैं। अब उन्होंने 8,000 रुपए पे खरीदा हुआ है, उसके बाद स्टॉक ऑब्वियसली गिर चुका है। अब वो कंफ्यूज ये है कि अभी होल्ड करना चाहिए क्या, यहाँ पे हमें ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिल सकता है? आपका ओपिनियन मैम? मुझे लगता है यहाँ पर एक अच्छा ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिल सकता है। एज अ डिस्क्लोजर आई एम ऑल्सो पर्सनली होल्डिंग दिस स्टॉक फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। मुझे लगता है यहाँ पर आपको 6200 पे एक बहुत अच्छा बेस बना है, आप इसमें फर्दर ऐड भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। ये एक अच्छा प्रॉमिसिंग स्टॉक है, बट येस इट हैज फेस्ड लॉट ऑफ सेलिंग प्रेशर इन द रीसेंट पास्ट। तो मुझे लगता है यहाँ पर एक अच्छा ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिल सकता है। फ्रेश बाइंग करना चाहें तो यहाँ पर करंट लेवल्स पे भी फ्रेश बाइंग की जा सकती है, और अगर आप ऑलरेडी होल्ड कर रहे हैं तो 6200 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके इसको आप होल्ड कर सकते हैं। मुझे लगता है अगर हम एक साल का नजरिया रखें इसमें, तो 8000 तक के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। स्लाइटली लॉन्गर टर्म के लिए आप इसको अगर होल्ड कर सकते हैं तो 8000, और अगर आप इमीडिएट शॉर्ट टर्म देख रहे हैं तो मुझे लगता है 7200 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। मैम 2-3 स्टॉक्स हैं जो कि आज खबरों के चलते फोकस में है। एक तो है डिक्सन टेक्नोलॉजीज का, जिसमें अब 4% से ज्यादा की मजबूती दिख रही है। इसके अलावा होम फर्स्ट फाइनेंस है, आरबीएल बैंक है। एक एक करके इनके ऊपर आएंगे मैम। सबसे पहले अगर आप डिक्सन टेक पे अपनी राय दे सके, इनकी जो खबर है वो ये है कि इनकी एक सब्सिडरी कंपनी है जो कि नोएडा में गूगल पिक्सल स्मार्टफोन्स जो है उनकी मैन्युफैक्चरिंग करती हुई नजर आएगी। ये इनकी ओर से वीकेंड के दौरान अपडेट आता हुआ दिखा स्टॉक एक्सचेंजेस को जो जानकारी दी गई है। स्टॉक हम देख रहे हैं कि हाल फिलहाल करेक्ट भी हुआ है हाई लेवल से, लेकिन आज इस न्यूज फ्लो के चलते 4.5% के आसपास की मजबूती है। 16,500 का लेवल फिर से इसमें पार होता हुआ दिखा है। आपकी क्या राय है मैम, ये मोमेंटम सस्टेन करेगा? Broadly, Dixon Technologies has been in a persistent uptrend। अगर हम पिछले साल अप्रैल से लेके अब तक देखें, बहुत स्ट्रॉन्ग गेन्स दिए स्टॉक में, और अभी भी मुझे लगता है इसमें फर्दर गेन्स देखने को मिल सकते हैं। आई थिंक स्टॉक कैन हेड टुवर्ड्स लेवल ऑफ अराउंड 17,500। सो मुझे लगता है आज इंट्राडे सेशन भी अगर आपको थोड़े डिप्स मिलते हैं तो आप इसमें एंट्री कर सकते हैं। आई हैव ऑल्सो बीन पर्सनली होल्डिंग दिस स्टॉक, बट इसमें अगर आप चाहें तो इसमें शॉर्ट टर्म के पर्सपेक्टिव से 17,500 के लिए होल्ड कर सकते हैं। आपका स्लाइटली लॉन्गर टर्म नजरिया है तो मुझे लगता है थोड़ा सा कूल ऑफ की वेट करें। इन दैट सिनेरियो आप 14,000 के आसपास इसमें एंट्री कर सकते हैं फॉर अ टारगेट ऑफ अराउंड 20,000। ये स्लाइटली लॉन्गर टर्म के लिए रहेगा। अगर आप सिर्फ शॉर्ट टर्म
इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो 17,500 के लिए आप इसमें बाइंग कर सकते हैं। मैम आरबीएल के स्टॉक में भी काफी आरबीएल भी अभी क्या कहते हैं न्यूज में था एंड उन्होंने को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड्स का लॉन्च किया है बजाज फाइनेंस के साथ। एक पार्टनरशिप में आए हैं ये को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लाने को, बट स्टॉक में आज हमें काफी गिरावट देखने को मिल रही है। 4.5% तो आज में गिर गया है, पिछले 5 दिनों में 6.5% का है। आपका क्या ओपिनियन है आरबीएल को लेकर? लगता है अगर 150 के नीचे इसमें क्लोजिंग हो जाएगी तो ये स्टॉक फर्दर वीकनेस दिखाएगा, इसको अभी अवॉइड करने की एडवाइस रहेगी। वी शुड मॉनिटर इट्स क्लोजिंग, अगर ये 150 के ऊपर क्लोजिंग देता है तभी इसमें एंट्री की एडवाइस रहेगी, अदरवाइज मुझे लगता है इसको अवॉइड करना चाहिए। यहाँ पर फर्दर स्लाइड देखने को मिल सकती है। जी मैम, होम फर्स्ट के बारे में एक आपसे और ओपिनियन लेना चाहेंगे। होम फर्स्ट के बारे में, होम फर्स्ट की स्टेक सेल है, प्रमोटर्स जो हैं होम फर्स्ट फाइनेंस के वो करीब 14 15% का स्टेक बेचने वाले हैं ब्लॉक डील्स के थ्रू, और ये करीब 1267 करोड़ की ब्लॉक डील है। इसका फ्लोर प्राइस अराउंड 968 रुपीज का है, जो ऑलमोस्ट जो फ्राइडे की क्लोजिंग है उसके 8% डिस्काउंट पर है। अब स्टॉक पर आपका क्या पर्टिकुलरली ओपिनियन है होम फर्स्ट को लेके, स्टॉक पे लेके? फर्स्ट में अगर आप एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं और हाई रिस्क ले सकते हैं तो मुझे लगता है इसमें करंट लेवल्स पे भी एंट्री की जा सकती है। मुझे 920 930 के लेवल्स पर एक अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नजर आ रहा है। सो ओनली फॉर एग्रेसिव इन्वेस्टर्स करंट लेवल्स पर बाइंग की एडवाइस रहेगी विद स्टॉप लॉस ऑफ 920, और हायर साइड पे मुझे लगता है 1120 1180 तक के लेवल्स आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। दिस इज अ वेरी शॉर्ट टर्म व्यू। अगर आप बिल्कुल 1 वीक टू 2 वीक्स तक का सिनेरियो देखते हैं तो मुझे लगता है अगले 15 दिनों के लिए आप इसमें बाइंग कर सकते हैं, बट ओनली इफ यू वांट टू टेक हाई रिस्क। बिकॉज स्टॉक में अगर आज हम देखें तो ऑलरेडी 5.5% तक के लॉसेस बनते हुए दिखे हैं। सो बट येस, आई वुड लाइक टू टेक अ कॉन्ट्रेरियन बेट ऑन दिस स्टॉक। यहाँ पर बाइंग की एडवाइस रहे। ठीक है मैम, गेल पर आपकी राय क्या होगी? कुंज बिहारी शाक्या जी ने अपना सवाल हमें शेयर किया है। सर गेल के बारे में बताएं। मैंने गेल के 230 की एवरेज पर शेयर ले रखे हैं। 230 का एवरेज है मैम, शेयर 200 रुपए के भी नीचे ट्रेड कर रहा है, 30 रुपए का नुकसान हो रहा है इनको। मैंने पिछले शो में भी बात की थी, एफआईआईज ने ऑयल एंड गैस सेक्टर में बहुत ज्यादा सेलिंग की है, इसी वजह से हमने गेल पे काफी ज्यादा प्रेशर भी बनते हुए देखा है। स्लाइट इंप्रूवमेंट जरूर नजर आ रही है मुझे सेंटिमेंट्स में भी और ट्रेंड में भी। अगर हम देखें टेक्निकल चार्ट्स पर, यहाँ पर भी हमने कुछ हद तक रिकवरी बनते हुए देखी है, बट ये इट्स गोइंग टू बी अ स्लो मूवर। 230 के लेवल के लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। जब तक 110 के ऊपर सस्टेन नहीं करता स्टॉक, बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने को नहीं मिलेगा। सॉरी 210 के ऊपर जब तक सस्टेन नहीं करता तब तक बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने को नहीं मिलेगा। बट यस, आप इसमें 180 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके होल्ड करें, और चाहें तो 210 के ऊपर थोड़ी एवरेजिंग भी कर सकते हैं। करंट लेवल्स पर एवरेजिंग अवॉइड करें बिकॉज मोमेंटम मिसिंग है अभी इसमें स्टॉक में, बट 210 के ऊपर मुझे लगता है इसमें एक अच्छा मोमेंटम पिकअप करेगा और आपको मुझे लगता है अच्छे प्रॉफिट्स भी देखने को मिल सकते हैं उस सिनारियो में। थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। ये लेवल्स मुझे लगता है फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2025 तक देखने को मिल सकते हैं। सो 180 के क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस के साथ आप इस स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं। ठीक है मैम, एक और पीएसयू स्टॉक है एनटीपीसी, जिसको लेकर शफीक अंसारी जी ने सवाल पूछा है। कह रहे हैं वेरी गुड मॉर्निंग संदीप सर, एनटीपीसी 390 और टाटा पावर 422 की बाइंग है, लंबे समय तक रखना चाहता हूं, क्या ये मल्टी बैगर हो सकते हैं 10 साल तक? तो एनटीपीसी और टाटा पावर दोनों पावर स्पेस की कंपनीज हैं, ये 10 साल का नजरिया है इनका। जानना ये चाह रहे हैं कि यहाँ से भी मल्टी बैगर हो सकते हैं क्या? पावर सेक्टर में मैंने पिछले शो में भी बात की थी, मुझे लगता है अगले 2 से 3 सालों के लिए तो बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड रहने की एक्सपेक्टेशंस है। एंड जिस तरीके से इंडिया की कंजम्पशन नीड्स पावर को लेके बढ़ रही है, डेटा सेंटर, बिटकॉइन माइनिंग और अदर फैक्टर्स ऑल्सो, उस वजह से मुझे लगता है पावर सेक्टर में एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जरूर रहेगी। सो एनटीपीसी में अगर हम देखें तो पिछले कुछ सेशन में सेलिंग प्रेशर जरूर देखने को मिला आफ्टर द स्ट्रॉन्ग सर्ज। जब एनटीपीसी ग्रीन लिस्ट हुआ था उसके बाद हमने अच्छे गेन्स बनते हुए देखे, बट स्टॉक हैज गिवन मच ऑफ द रीसेंट गेन्स। बट स्टिल मुझे लगता है 320 330 एक अच्छा बेस एरिया रहेगा इस स्टॉक के लिए। मुझे लगता है स्टैगर्ड वे में इसमें एक्यूमुलेशन करनी चाहिए, बहुत हेवी बाइंग को अवॉइड करें। बट अगर आपको कुछ भी डिप्स मिलते हैं आप इसमें फर्दर ऐड कर सकते हैं। अगर आपका 10 साल का होराइजन है तो सर्टेनली आप इस स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं। टाटा पावर में भी कंस्ट्रक्टिव आउटलुक रहेगा अगर आपका 10 साल का नजरिया है, तो वहां पर भी मुझे लगता है होल्ड किया जा सकता है स्टॉक को। सो मल्टी बैगर बनने की फर्दर हमने ऑलरेडी गेन्स बनते हुए देखे इन स्टॉक्स में, तो मुझे लगता है फर्दर गेन्स भी लंबे, अगर
नजरिया है अगर आपका, तो आप सर्टेनली होल्ड करें। ठीक है मैम, वीना बहादुर देसाई जी का सवाल लेते हैं। वो कह रही हैं, गुड मॉर्निंग, रैलिस इंडिया 372 बाइंग, शैल आई स्विच इट टू चंबल फर्टिलाइजर और फैक्ट। तो पिछले हफ्ते हमने देखा था मैम, फ्राइडे को इनफैक्ट जो फर्टिलाइजर स्टॉक्स थे उनमें काफी अच्छा एक्शन बनता वो दिखे था। ये 372 की बाइंग है इनकी रैलिस इंडिया की, जो कि फिलहाल 329 330 के आसपास है। तो अच्छा खासा इनको लॉस हो रहा है। ये चाहती है कि ये लॉस बुक करके चंबल और फैक्ट में स्विच हो जाए। तो क्या इनका सवाल अगर मैं सही समझ पा रहा हूँ, तो क्या इनका जो लॉस है, अगर ये फर्टिलाइजर स्टॉक्स में शिफ्ट हो जाती है, जो दो नाम इन्होंने बताए हैं, तो उससे इनके घाटे की भरपाई हो जाएगी? संदीप जी, मुझे अभी नहीं लगता कि रैलिस से एग्जिट करना चाहिए। यहाँ पर शॉर्ट टर्म में जरूर थोड़ा सा डिप देखने को मिल सकता है, बट जिस तरीके से पिछले कुछ सेशन में हमने स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स बनते हुए देखे हैं, तो इस स्टॉक में भी मुझे लगता है इंटरेस्ट अच्छा रहेगा। इसमें भी 360 तक के लेवल्स कुछ दिनों में देखने को मिल सकते हैं। बट यस, अगर आप फैक्ट में शिफ्ट करना चाहते हैं, अदरवाइज वैसे फर्दर बाइंग करना चाहते हैं, तो फैक्ट में जरूर बाइंग की जा सकती है। इनफैक्ट आज के सेशन के लिए मेरी टॉपिक भी फैक्ट रहेगी। 970 के लेवल्स पर मैं एंट्री करने की एडवाइस दूंगी। 865 के स्टॉप लॉस रखिए। 1180 से 1200 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। सो मुझे लगता है रैलिस में आप अभी एग्जिट ना करें, रादर आप फैक्ट को फर्दर ऐड कर सकते हैं। रैलिस में जरूर कुछ टिप्स देखने को मिलेंगे, बट ट्रेंड पॉजिटिव नजर आता है मुझे। ठीक है, तो ट्रेंड पॉजिटिव है, तो फैक्ट में आपको डिप्स पे एंटर करना चाहिए। 1180 1200 की टारगेट है। 865 रुपए का आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना चाहिए। मैम अगर आप मॉसिप टेक्नोलॉजीज इसके अगर चार्ट देख पाएंगी, 200 शेयर, हमारे एक दर्शक हैं साहिल कन्वर जी, उन्होंने अपना सवाल भेजा, उनके पास है 259 का उनका प्राइस है। आज स्टॉक 4.5% के आसपास की मजबूती दिखा रहा है, लेकिन इनका जो प्राइस है उसके नीचे है। 235 रुपए के आसपास का अभी भाव है। ये 260 के आसपास इन्होंने खरीदा है। प्लीज गिव योर एनालिसिस, थैंक यू। तो सर मैम इन्होंने अपना टाइम फ्रेम तो नहीं बताया कि कितना ये होल्ड कर सकते हैं, कब इन्होंने लिया था, लेकिन श्योरली इनके भाव के नीचे है। तो क्या आप इनको होल्ड करने की राय देंगी या फिर ये लॉस लेके निकल जाए? दोबारा से स्टॉक का नाम लेंगे। आई हैव नॉट बीन ट्रैकिंग दिस स्टॉक। मॉसिप टेक्नोलॉजीज। The next query, I'll just have to check for this stock. I'm not been tracking it. ठीक है मैम, अगर आप प्रीमियर एनर्जी इसके चार्ट देख पाएंगी, हालांकि ज्यादा लंबी लिस्टिंग है नहीं, टाइम नहीं हुआ है। इस पे आबिद भाई ने सवाल पूछा है अपना, कह रहे हैं, गुड मॉर्निंग सर, आई हैव प्रीमियर एनर्जी 500 क्वांटिटी एट 890, ऐड मोर एट दिस लेवल, कैन होल्ड फॉर 2 to 3 years। तो 2 से 3 साल का नजरिया है मैम, और ऐड करना चाहते हैं, क्या आप इनको राय देंगी प्रीमियर एनर्जीज में और क्वांटिटी ऐड करने की, क्योंकि 500 क्वांटिटी ऑलरेडी ये होल्ड कर रहे हैं? क्वांटिटी तभी ऐड करनी चाहिए जब इसमें एक फर्दर ब्रेकआउट देखने को मिले। ऑलरेडी स्टॉक स्ट्रॉन्ग गेन्स दिखाए हैं पिछले कुछ सेशंस में। सो मुझे लगता है यहाँ पर अगर 1265 के ऊपर अगर आपको एक ब्रेकआउट मिलता है ऑन अ क्लोजिंग बेसिस को असेस करना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। सो अगर क्लोजिंग बेसिस के ऊपर अगर आपको इसमें एक ब्रेकआउट देखने को मिलता है अब 1265 लेवल्स, आप इसमें फर्दर भी ऐड कर सकते हैं। 1480 1500 तक के लेवल्स भी इन दैट सिनेरियो देखने को मिलेंगे। सो मुझे लगता है एक पॉजिटिव आउटलुक है, बट ऑलरेडी स्टॉक गेन्स दिखा चुका है एंड 1265 के लेवल्स पर एक इसमें अच्छा रेजिस्टेंस है। सो थोड़ा सा वेट करें, ओनली इन केस दैट लेवल इज ब्रीच्ड फर्दर ऐड करने की एडवाइस रहेगी। आईटी को लेकर आपकी क्या राय है मैम? वैसे तो यूएस के मार्केट्स में हमने देखा काफी स्ट्रॉन्ग गेन्स बनते हुए दिखे। हमारे यहाँ पे आज आईटी की जो शुरुआत हुई कमजोरी के साथ हुई, हालांकि लोअर लेवल से इंडेक्स थोड़ा सा रिकवर करने की कोशिश भी कर रहा है। तो आईटी स्टॉक्स को लेकर कोई आपकी चॉइस जहां पे खरीदारी या फिर बिकवाली कर सकते हैं? इनफैक्ट हमारे एक दर्शक भी हैं दीपक शर्मा जी, उन्होंने अपना सवाल टेक महिंद्रा को लेकर भेजा है। वो कह रहे मेरे पास 20 शेयर है 1730 रुपए पर, क्या 2 मंथ के टारगेट क्या हो सकते हैं इसमें? 2 महीने का नजरिया इनका मैम, 2 महीने के लिए टेक महिंद्रा कहां तक जा सकता है? 1730 पे लिया इन्होंने। टेक स्टॉक्स में हमने बहुत स्ट्रॉन्ग रैली आते हुए देखी अगर हम ग्लोबल मार्केट्स की बात करें, यूएस मार्केट्स की स्पेसिफिकली। सो इसी के चलते हमने डोमेस्टिक मार्केट में भी अच्छे गेन्स बनते हुए देखे हैं। आईटी इंडेक्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। मुझे लगता है अभी यहाँ पर टेक महिंद्रा में कुछ रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, थोड़ा सा कूल ऑफ रहेगा, बट लोअर लेवल्स पर दोबारा से बाइंग देखने को मिलेगी। सो आई थिंक अगर फर्दर बाइंग करना चाह रहे हैं सो थोड़ा सा वेट करें। 1670 1680 के लेवल्स पर आप इसमें बाइंग कर सकते हैं एंड मुझे लगता है 1850 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। सो टेक महिंद्रा में पॉजिटिव आउटलुक है, बट ऑलरेडी हमने स्टॉक में अच्छे गेन्स देखे हैं और हायर लेवल्स पे मुझे थोड़ा सा सप्लाई प्रेशर नजर आ रहा है। सो थोड़ा सा वेट करें, 1680 के आसपास आप इसमें एंट्री कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप मेरी टॉपिक पूछेंगे आईटी सेक्टर में, मुझे लगता है जेंसा टेक में अच्छे गेन्स देखने को मिल सकते हैं। मैंने पिछले शो में भी स्टॉक की बात की थी। मुझे लगता है 660 के लेवल्स पर इसमें एक अच्छा बेस बना है
और अच्छा मोमेंटम भी बनते हुए हमने देखा है। So 740 के आसपास आप इसमें बाइंग कर सकते हैं। We have recommended this to our clients also as a disclosure. 660 का स्टॉप लॉस रखें एंड हायर साइड में आपको 840 तक के टारगेट्स इनिशियली देखने को मिलेंगे। 840 के ऊपर अगर हम ब्रेकआउट आते हुए देखते हैं तो 890 तक के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो आईटी सेक्टर में अगर आपको रहना है तो जेंसर टेक, इसमें आप बाय कीजिए 740 के आसपास, 660 का स्टॉप लॉस रखिए, 840 890 तक के जो लेवल्स हैं वो इस स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। मैम हिकल के स्टॉक में एंट्री कर सकते हैं क्या? ये हमारे एक दर्शक हैं नागराज जी, उन्होंने सवाल पूछा है। वीकली ब्रेकआउट सिचुएशन दिख रहा है, तो आई थिंक ये टेक्निकल्स को भी फॉलो करते हैं, तो उस लिहाज से पूछ रहे हैं। और इसके अलावा इन्होंने एक्साइड और पीसीबीएल में एंट्री प्राइस भी पूछा है, तो इनके एंट्री प्राइस में मैं बाद में बात करता हूँ। पहले मैम हिकाल के शेयर में क्या एंट्री बनती है अभी फिलहाल के लिए पूछ रहे हैं। हाई रिस्क टेकर्स कैन सर्टेनली बाय दिस स्टॉक, बट मुझे लगता है आई वुड स्टिल प्रेफर कि अगर आप क्लोजिंग तक वेट करेंगे तो बेटर रहेगा। अगर हमें 420 के ऊपर एक कन्विंसिंगली क्लोजिंग मिल जाती है तो बाय करना बेटर रहेगा। स्टॉक इज ट्रेडिंग ऑलरेडी 5.74% हायर, सो 435 के आसपास ट्रेड कर रहा है, बट मुझे लगता है अगर क्लोजिंग मिलती है 420 के ऊपर तो इसमें दोबारा से कूल ऑफ देखने को मिले तब बाय करना बेटर रहेगा एज पर टेक्निकल पैटर्न्स। बट यस, अगर आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं तो करंट लेवल्स पर भी बाइंग की जा सकती है। इंट्राडे सेशन में ऑलरेडी एक ब्रेकआउट दिख रहा है प्राइसेस में, so मुझे लगता है 380 के स्टॉप लॉस से आप करंट लेवल्स पर भी इसमें बाइंग कर सकते हैं। आपको हायर साइड में अगर ये ब्रेकआउट कन्विंसिंगली रहता है, 420 के ऊपर सस्टेन करता है, इन दैट सिनेरियो 475 480 तक के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। बट एक मैं कैवेट जरूर डालना चाहूंगी, 420 के ऊपर अगर क्लोजिंग होती है तभी ये ब्रेकआउट सक्सेसफुल होगा, ये कन्विंसिंग होगा ट्रेंड, और तभी मुझे लगता है ये स्टॉक 475 से 480 तक के लेवल्स दिखा सकता है। ठीक है मैम, एक्साइड, पीसीबीएल और विप्रो 3 और स्टॉक्स हैं जहां पे ये एंट्री प्राइस पूछ रहे हैं। साइड में अगर हम देखें तो हमने पिछले साल बहुत स्ट्रॉन्ग गेन्स बनते हुए देखे हैं और अभी पिछले कुछ सेशंस में स्टॉक में एक अच्छा रिबाउंड भी देखने को मिला है फ्रॉम लोअर लेवल्स। बट मुझे लगता है थोड़ा सा वेट करें, यहाँ पर मुझे लगता है कुछ सप्लाई प्रेशर देखने को मिल रहा है। 460 465 लेवल्स पर एक अच्छा हर्डल है, थोड़ा सा वेट करना चाहिए इसमें। 425 420 के लेवल्स पर इसमें आप एंट्री कर सकते हैं। 400 का स्टॉप लॉस रखें और 485 तक के टारगेट्स देखने को मिलेंगे। थोड़ा सा कूल ऑफ की वेट करें, ऑलरेडी स्टॉक ने एक अच्छा रिबाउंड दिया है, सो वेट की एडवाइस रहेगी। इसके साथ साथ संदीप जी आपने आई थिंक विप्रो पूछा था जी। विप्रो में करंट लेवल्स पे भी एंट्री की जा सकती है आफ्टर सम सेल ऑफ इन लास्ट 2 सेशंस। विप्रो में एक अच्छा अटेम्प्ट हो रहा है अपसाइड की तरफ, सो आप करंट लेवल्स पे भी एंट्री कर सकते हैं। आप इसमें 550 का स्टॉप लॉस रखें अगर आप बिल्कुल शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, और हायर साइड में आपको 640 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। अगर आपका स्लाइटली लॉन्गर टर्म होराइजन है, आई थिंक इन दैट सिनेरियो थोड़ा सा कूल ऑफ फर्दर की वेट करें, 540 के आसपास आप एंट्री करें एंड 470 का स्टॉप लॉस रखें। सो थोड़ा सा मैं सेग्रीगेट करना चाहूंगी, बिल्कुल नियर टर्म एंड स्लाइटली मीडियम टर्म के पर्सपेक्टिव से। सो आप इन लेवल्स पर नजर रखकर शॉर्ट टर्म और एस लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट से पर्सपेक्टिव से आप इसको देख सकते हैं। शॉर्ट टर्म में मैंने की जैसे मेंटेन किया, करंट लेवल्स पे भी एंट्री की जा सकती है। ठीक है, लेकिन इस बीच मार्केट्स में हम देख रहे हैं कि जबरदस्त रिकवरी देखने को मिली है। डे हाई के आसपास जाने की कोशिश अब निफ्टी करता हुआ 24,121 का लेवल है और 79,600 के आसपास आपको सेंसेक्स में नजर आएगा। 140 पॉइंट के आसपास की गिरावट रहेगी। निफ्टी में केवल 10 पॉइंट की कमजोरी आपको फिलहाल नजर आएगी। लोअर लेवल्स हमने देखे थे 24,000 के आसपास बाजार ने सपोर्ट लिया और हाई लेवल्स पे 24,150, जैसे सुयश भी कह रहे थे कि वहां से मार्केट एक बार टूटा था, लेकिन अब फिर से 24,150 के आसपास जाने की जो कोशिश है वो फिलहाल मार्केट्स में देखने को मिली। तो एक कमजोर शुरुआत हुई जीडीपी नंबर्स पे, एफआईएस की सेलिंग के ऊपर बाजार ने रिएक्शन दिया, लेकिन लोअर लेवल से अब हम देख रहे हैं एक बार फिर से जो रिकवरी है वो काफी स्ट्रांग देखने को मिली। कहां से रिकवरी आ रही है? देखिए कौन पार्टिसिपेट कर रहा है। एक तो रियलिटी, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक्शन बनता हुआ दिखा है। मीडिया, फार्मा, ऑटो, ये कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पे ज्यादा एक्शन बनता हुआ दिखा है। तो आप कह सकते हैं कि जो रेट सेंसिटिव्स हैं, चाहे वो रियलिटी हुआ चाहे वो ऑटो हुआ, इनमें हम देख रहे हैं कि शायद जो रेट कट की होप है वो काफी ज्यादा प्रोमिनेंट होती हुई नजर आ रही है। चाहे इस पॉलिसी में नहीं 6 तारीख को, उसके कुछ संकेत जरूर इस पॉलिसी में आ सकते हैं, ऐसा बाजार जरूर उम्मीद करके चल रहा है। जिस तरह के जीडीपी ग्रोथ के नंबर्स हमने देखे हैं, तो भले ही कमजोर ग्रोथ आई है, उस पर मार्केट ने रिएक्शन देने के बाद अब इस चीज को फैक्टर इन करना शुरू किया कि शायद एक इंडिकेशन या फिर रेट कट जो है बहुत ज्यादा आरबीआई की ओर से भी आता हुआ नजर आ सकता है। तो उसी के ऊपर मार्केट्स हम देख रहे हैं कि अब रिएक्ट करते हुए नजर आ भी रहे हैं। तो मैम आप इस रिकवरी को कैसे देख रही हैं?
ओवरऑल जैसे कि मैंने इस शो के स्टार्टिंग में भी मेंटेन किया, मुझे लगता है ट्रेंड इज पॉजिटिव। बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी ही रखनी चाहिए। 24,150 जस्ट अ नंबर, मुझे लगता है ये ब्रेक हो जाएगा। अगर ये ब्रेक होता है 24,350 तक के लेवल्स हम इमीडिएटली शॉर्ट टर्म में 1 से 2 सेशंस में बनते हुए देख सकते हैं। इसके साथ साथ एक और फिगर की बात करना चाहूंगी। अगर हम जीएसटी कलेक्शन की भी बात करें फॉर द मंथ ऑफ नवंबर, वहां पर काफी स्ट्रॉन्ग नंबर्स निकल के आए हैं। हमने ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 8.5% तक की ग्रोथ बनते हुए देखा है। इट्स अ 9th कंसेक्यूटिव मंथ जहां हमने 1.7 लाख करोड़ के ऊपर के नंबर्स आते हुए देखे। इवन दो मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं है, बट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने को मिली है। सो ये भी एक स्लाइट पॉजिटिव ट्रिगर है मार्केट्स के लिए। सो मुझे लगता है यहाँ पर 24,150 ब्रेक होता है तो एक अच्छी बाइंग देखने को मिलेगी। चलिए मैम, कोचिन शिपयार्ड एक आखिरी सवाल ले लेते हैं। 5% ऊपर आपको ये स्टॉक नजर आएगा, 1656 रुपए का प्राइस है। पिछला हफ्ता भी आप देखेंगे तो कोचिन शिपयार्ड के लिए बहुत स्ट्रांग था। आज एक न्यूज फ्लो है जिस वजह से स्टॉक रिएक्ट करता हुआ दिख रहा है। 1000 करोड़ रुपए का ऑर्डर इनको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से मिलता हुआ दिखा है। नौसेना का एक बड़ा वेसल है जिसके शॉर्ट रिफिट और हाई डॉकिंग ड्राई डॉकिंग के लिए जो ऑर्डर है वो कंपनी को मिलता हुआ दिखा है 1000 करोड़ रुपए का। तो लगातार हम देख रहे हैं कि जो पीएसयू डिफेंस कंपनियां हैं उनको बड़े बड़े ऑर्डर्स मिलते हुए दिख रहे हैं। तो कोचिन शिपयार्ड तो पिछले हफ्ते भी बहुत एक्टिव था। आज का जो गेन्स बने हैं मैम, जिनके पास है वो प्रॉफिट बुक कर लें, या आप कहेंगी नहीं यहाँ पे तो चाहे तो फ्रेश एंट्री भी की जा सकती है? स्टॉक्स में अच्छी बाइंग नजर आ रही है। एचएएल, बीईएल स्ट्रॉन्ग मोमेंटम डिस्प्ले कर रहे हैं। मैस्टॉक में भी हमने स्ट्रॉन्ग गेन्स बनते हुए देखे। लास्ट शो में मैंने मैस्टॉक में बाइंग की भी रिकमेंडेशन दी थी एज अ टॉपिक। मुझे लगता है कोचिन शिपयार्ड में भी मोमेंटम मुझे लगता है अभी पॉजिटिव ही रहेगा। मुझे लगता है यहाँ से 1880 तक के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। सो मुझे लगता है अभी अगर आप एग्जिस्टिंग होल्ड कर रहे हैं तो इसको सर्टेनली होल्ड कर सकते हैं, और अगर आप फ्रेश बाइंग करना चाहें तो भी शॉर्ट टर्म के टारगेट्स के लिए आप इसमें बाइंग कर सकते हैं। ठीक है मैम। तो अगर आप मैम मॉसिप का चार्ट देख पाएंगे तो हमारे जो दर्शक हैं साहिल कन्वर जी, उनका सवाल अगर आप एड्रेस कर दे। 200 शेयर इनके पास थे, 259 रुपीज का भाव था। अगर आप चार्ट देख पाएंगे मैम उसका। Sandeep ji, I have not been able to find this stock, so we will certainly talk about this in our next show. Sorry about ठीक है this. मैम। बस एक रिलायंस पे आपकी राय दे दीजिए मैम। ये जो रिकवरी हो रही है मार्केट्स में, क्या रिलायंस इसमें बड़ी भूमिका निभाएगा? क्योंकि स्टॉक डे हाई के आसपास आने की कोशिश कर रहा है। 1285 के आसपास का भाव है जो कि मुझे अपनी स्क्रीन पे नजर आ रहा है। मुझे लगता है संदीप जी जो नेक्स्ट रैली है वो भी आते हुए देखेंगे मार्केट में। दैट विल बी लेड बाय लार्ज कैप स्टॉक्स। रिलायंस ने बहुत टाइम से बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। एचडीएफसी बैंक में भी हमने बहुत कंसोलिडेशन देखी और वहां पर भी मुझे लगता है गेन्स बनते हुए नजर आ रहे हैं फर्दर। सो मुझे लगता है रिलायंस कैन बी अ बिग कंट्रीब्यूटर। सो मुझे लगता है लार्ज कैप स्टॉक्स की तरफ नजर रखना बेटर रहेगा अभी नेक्स्ट रैली में। और रिलायंस में भी जैसे कि मैंने पहले भी बात करी, मुझे लगता है अगर 1320 के ऊपर सस्टेन कर जाता है तो 1400 तक के लेवल्स भी इसमें देखने को मिल सकते हैं। सो इस स्टॉक पे भी मुझे लगता है बाइंग ही करके चलें। थोड़े से डिप्स जरूर आ सकते हैं शॉर्ट टर्म में, बट ट्रेंड पॉजिटिव ही नजर आ रहा है। 1300 1320 एक शॉर्ट टर्म हर्डल जोन है, ये क्रॉस हो जाता है तो अच्छे गेन्स बनते हुए देखने को मिल सकते हैं। ठीक है मैम। ओला इलेक्ट्रिक पिछले हफ्ते बहुत स्ट्रांग था, आज 5% के आसपास ही गिरावट दिख रही है। ओला इलेक्ट्रिक में क्या राय देंगी जिनके पास है या फिर जो फ्रेश एंटर करना चाह रहे हैं? संदीप जी, मैंने पहले मेंटेन किया था कि ये स्टॉक में वीकनेस देखने को मिलेगी। हमने ऑलरेडी मेरे टारगेट से 65 तक के, हमने ऑलरेडी 66 तक इस स्टॉक को स्लिप करते हुए देखा। वहां से अच्छे हमने स्ट्रॉन्ग रिकवरी भी आते हुए देखी है। मुझे लगता है स्टॉक में यहाँ पे करंट लेवल्स पर एंट्री की जा सकती है। 75 का स्टॉप लॉस रखें, जो इसका पहले एक सपोर्ट एरिया था बट वो ब्रेक हुआ था और उसी के बाद हमने सेलिंग प्रेशर आते हुए देखी। बट आई थिंक 75 इज अगेन लाइकली टू एक्ट एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फॉर दिस स्टॉक। सो करंट लेवल्स पर आप इसमें एंट्री कर सकते हैं। 75 का स्टॉप लॉस रखें और मुझे लगता है 97 से 98 तक के टारगेट्स नियर टर्म में देखने को मिल सकते हैं। चले तो शो को यहीं पे समेटते हैं, लेकिन एक आखिरी अपडेट आपको मार्केट पे देता हूं। पहली बार है दिन के दौरान अब तक आधे घंटे का जो कारोबार हुआ है, निफ्टी ने हरे निशान के साथ कारोबार करना शुरू कर दिया। आधे पॉइंट के आसपास ही गेन से 24,131 का जो लेवल है वो मार्केट में फिलहाल देखने को मिल रहा है। लेकिन लोअर लेवल से एक नीजक रिएक्शन जो नीचे आया था उसके बाद मार्केट्स में एक बेहद शानदार रिकवरी देखने को मिली। तो आपको 24,150 का जो लेवल है उसके ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करता है तो फिर आप चाहें तो तेजी की पोजीशंस भी मार्केट में लेके चल सकते हैं। लेकिन शानदार रिकवरी हम देख रहे हैं कि मार्केट्स में फिलहाल लोअर लेवल से देखने को मिले। अब आईटी इंडेक्स भी आप देखिए आधे % के आसपास की मजबूती दिखा रहा है। तो यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि आईटी सेक्टर से भी मार्केट को सपोर्ट काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। तो इस लेवल को आप कीनली वॉच कीजिए। 24,150 का लेवल पार होगा तो मार्केट्स में और भी ज्यादा तेजी देखने को मिल सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद सुगंधा मैम, आज सुबह सुबह आपने टाइम निकाला, सारे फैक्टर्स हमें मार्केट्स के समझाए, व्यूअर्स की जो क्वेरीज है उनको भी एड्रेस किया। आज सुबह आप हमारे साथ जुड़ी शो में, उसके लिए आपका बहुत धन्यवाद मैम।
चलिए, तो ओपनिंग बस को हम यहीं पर समेटते हैं। बाजार में रिकवरी देखने को मिल रही है। क्लोजिंग किस तरह से होती है, बाजार का दिन भर का एक्शन किस तरह का रहता है और आपको कल की तैयारी कैसी करनी चाहिए, इस पर हम जुड़ेंगे आपके साथ 3:45 बजे क्लोजिंग बज में। तब तक के लिए नमस्कार।